हेलो एंड वेलकम टू टीचिंग परीक्षा। स्वागत है आप सभी का टीचिंग परीक्षा के अपने करंट अफेयर्स के सेशन में। सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं और शुभकामनाएं देते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें भैया। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है, जुआ अपनी जिंदगी का नाम होने दे। चलिए, मध्य प्रदेश के 9वें टाइगर रिजर्व का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ मध्य प्रदेश 9th टाइगर रिजर्व? पन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व या फिर माधव टाइगर रिजर्व? क्या है उस टाइगर रिजर्व का नाम? यस, सबको गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग के साथ साथ इस सवाल का जवाब भी आपको टाइप करना है। मध्य प्रदेश के 9वें टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? यस, अगर आपने जवाब दे दिया है कौन सा, माधव टाइगर रिजर्व, तो आप सही है। माधव टाइगर रिजर्व इज द 9th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। और आपको कमेंट में ये भी टाइप करना है, अगर ये भारत का मध्य प्रदेश का 9वां है तो भारत का कितने नंबर का है? आपको कमेंट में टाइप करना है ये भारत का कितने नंबर का टाइगर रिजर्व है। ये चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स, कॉमनवेल्थ एथलेटिक्स या फिर ग्लोबल स्पोर्ट्स फेडरेशन? आपके पास ऑप्शन, यस 58वां आपने सही टाइप किया है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम बताइए क्या बदलकर चेंज हुआ है? कॉमनवेल्थ स्पेस, कॉमनवेल्थ एथलीट्स और या फिर ग्लोबल स्पोर्ट्स फेडरेशन? या ए, बी या फिर सी? क्या ऑप्शन? यस, आपने अगर आंसर दिया है सही ए तो आपका है सही, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स वहां पे लिखा गया है, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स। ठीक है, और कॉमनवेल्थ महासंघ में ये आपको फेडरेशन वर्ड याद रखना है, फेडरेशन बड़े काम की चीज है। नेक्स्ट, 57 में मॉरिशस नेशनल डे समारोह में भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत शामिल होगा? भारतीय नौसेना का युद्धपोत शामिल होने वाला है मॉरिशस की नेशनल डे में, तो वहां पे अपना कौन सा युद्धपोत शामिल होने वाला है? आईएनएस विक्रांत, आईएनएस कोलकाता या फिर आईएनएस इम्फाल? संकन, ये 15 सेकंड तो आपके पास वैसे भी है ही, शुरू हो जाते हैं अपने आप। आईएनएस इम्फाल अगर आपने आंसर दिया है तो यू आर राइट। यस, यू आर राइट, आईएनएस इम्फाल शामिल होने वाला है मॉरिशस देश, मॉरिशस का नेशनल डे परेड। जैसे हमारे भारत में नेशनल डे परेड होती है वैसे मॉरिशस में भी होती है। नो स्मोकिंग डे किस तारीख को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज नो स्मोकिंग डे 2025 इज ऑब्जर्व्ड? चलिए, नो स्मोकिंग डे कब आयोजित किया जाता है, कौन सी तारीख पर आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो नो स्मोकिंग डे, यस अगर आपने आंसर दिया है सी, फिर से एक बार सी, तो आपका जवाब सही है। 12 मार्च को नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। 12 मार्च जो कल था, आज नहीं है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। वे प्रमुख रूप से कौन से क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध थे? गरिमेला किस क्षेत्र में योगदान के प्रसिद्ध है? भक्ति संगीत, कर्नाटक संगीत, आध्यात्मिक प्रवचन या उपरोक्त में से एक से अधिक? बताइए, गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद जिनके लिए शोक संवेदना व्यक्त की है प्रधानमंत्री ने, वो कौन से क्षेत्र से रिलेटेड है? ओहो, सही ने सही आंसर दिया आपने। भक्ति संगीत, कर्नाटक संगीत, आध्यात्मिक प्रवचनों के लिए वो प्रसिद्ध है। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त में से एक से अधिक। जब आंसर होता है तो आंसर हमें लिखना होता है डी। वेरी गुड, सही आंसर दे रहे, बढ़िया चल रहा है आपका। आगे बढ़ते हैं। जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची, जस्टिस बागची किस हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया? हाई कोर्ट, इन विच हाई कोर्ट वाज जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची सर्विंग इन बिफोर हिज प्रमोशन टू द सुप्रीम कोर्ट? के सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन होने से पहले बागची जी कौन से कोर्ट में थे? यस, अगर आपने इसका सही जवाब दिया है कि वो, वेरी गुड वेरी गुड, सही जवाब आपने दिया है कोलकाता उच्च न्यायालय। तब उसका नाम कलकत्ता ही था, अब भी उसका कलकत्ता है, स्पेलिंग कोलकाता अलग है। ठीक है, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट में थे, मतलब कि जब उनको क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन दिया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी ने महिला एनआरआई ग्राहकों के लिए कौन सा विशेष बचत खाता लॉन्च किया है? महिला ग्राहकों के लिए बीओबी ने, बीओबी महिला एनआरआई सेविंग अकाउंट, ऑप्शन बी बीओबी ग्लोबल वुमेन एनआरआई सेविंग अकाउंट या फिर बीओबी ग्लोबल वुमेन एनआरओ सेविंग अकाउंट? अब बताइए क्या इसका आंसर होगा? एनआरई होगा या फिर एनआरओ होगा? कौन सा बचत खाता इन्होंने लॉन्च कर दिया है? वेरी गुड, यस। हाँ, ये क्लास कब होती है सर जी? ओके, ये तो करंट अफेयर्स की क्लास है। चलिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिला ग्राहकों के लिए क्या कौन सा खाता, ये इसमें एनआरई खाता भी है और एनआरओ दोनों खाते हैं ना, एनआरई एंड एनआरओ कल हमने पढ़ा था। बीओबी ने एनआरई एंड एनआरओ दोनों खाते शुरू किए हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक। एनआरई एनआरओ दोनों किया है, याद रखे, एनआरई भी किया है और एनआरओ भी किया है, इसलिए हमारे आंसर दोनों होने चाहिए उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है,
और ये महिला एनआरआई एनआरआई लोगों के लिए किया है ना। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रिडकॉन 2025 का उद्घाटन किस वित्त केंद्रीय मंत्री ने किया? ग्रिडकॉन, विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड ग्रिडकॉन इन 2025? राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन जी या फिर मनोहर लाल, किसने इसका उद्घाटन किया है? राजनाथ सिंह जी ने किया है, निर्मला सीतारमन जी ने किया है या फिर मनोहर लाल जी ने किया है? किसने ग्रिडकॉन का उद्घाटन किया? याद आ रहा है कुछ? यस, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग और सबको होली की शुभकामनाएं। अरे भैया होली की शुभकामनाएं सबको है। होली के साथ साथ अपने इस सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, करना नहीं भूलेंगे। चलिए, तो उपरोक्त में से मनोहर लाल जी है वो जिन्होंने क्या किया है? ग्रिडकॉन 2025 का उद्घाटन किया है। यस यस, कर दिया, वेरी गुड। एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन बना है? हु बिकम द विनर ऑफ एशिया एशिया वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप 2025? भारत बना है, ईरान बना है या बांग्लादेश बना है? कौन बना है? कौन है? जय हो भारत की। भारत ही एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का विजेता बना है और इसमें कोई दो राय नहीं, हम जीतते जाएंगे। हमको पता है कि 6 में से 5 बार भारत ही जीता है। वेरी गुड, नेक्स्ट। अमूल ने यूग ऑफ इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में कौन सा स्थान हासिल किया है? विच व्हाट रैंक डिड अमूल अचीव इन द यूग ऑफ इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में? पहला, दूसरा या फिर तीसरा? ध्यान से पढ़िए, पहला है, दूसरा है या फिर तीसरा है? कौन सा स्थान हासिल किया है अमूल ने? अमूल की बात चल रही है। वेरी गुड, सब लोग सही आंसर दे पा रहे हैं क्योंकि रिवीजन तो कल का ही चल रहा है। तीसरा स्थान यूगोव रैंक में, कौन सा स्थान? तीसरा स्थान अमूल ने हासिल किया है। कुछ ही दिनों में आगे एक नंबर पे भी चले जाएंगे। वैश्विक संपत्ति रैंकिंग है, वैश्विक है, वर्ल्ड की। 2025 में भारत का स्थान कितवा रहा? व्हाट रैंक डिड अचीव द इन ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग 2025? व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव इन ग्लोबल वेल्थ रैंक 2025? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? कौन सा? अब बताइए, वैश्विक संपत्ति रैंकिंग ने भारत का स्थान कौन सा रहा है? वेरी गुड, नाइस 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 नाइस, सब लोग डी आंसर, वेरी गुड। श्रुति जी भी लिखा है चौथा स्थान। वेरी गुड, फोर्थ पोजीशन पक्का, सबको कंफर्म है भारत चौथे नंबर पर है। वेरी गुड, चौथा नंबर अगर आपका आंसर है तो नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। चलिए कमेंट में टाइप कर दीजिए पहले स्थान पर कौन था? वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में अगर चौथे नंबर पर भारत है तो पहले स्थान पर कौन है? कमेंट में टाइप कर दीजिए जल्दी से। वेरी गुड, कमेंट में टाइप करना है आपको। कौन सा स्थान भारत का चौथा है तो पहले स्थान पर कौन है? सुनाई दिया क्वेश्चन कि होली में मगन है सारे लोग, नहीं ना? चलिए कहा, वेरी गुड वेरी गुड। यूएसए, सबने टाइप कर दिया यूएसए, कुछ नहीं चलता है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने महिला उद्यमियों के लिए कौन सा बिना गारंटी वाला डिजिटल एसएमए ऋण का लॉन्च किया है? बिना गारंटी वाला एसबीआई ने कौन सा ऋण लॉन्च किया है महिला उद्यमियों के लिए? महिला और उद्यमी होनी चाहिए। Which collateral free digital SME loan has SBI launched for women entrepreneurship? ओके, किसने? एसबीआई शक्ति, एसबीआई उद्यमिता या फिर एसबीआई अस्मिता? तो ये नाम याद रखने वाला है, अस्मिता, एसबीआई अस्मिता, ये जो है लोन एसबीआई ने लॉन्च किया है महिला उद्यमियों के लिए। आगे बढ़ना है। मार्क कानी, ओके, मार्क कानी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? विच कंट्री हैज मार्क कानी बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ? अमेरिका के, कनाडा के या फिर ऑस्ट्रेलिया के? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तीन ऑप्शन आपके पास है, तो मार्क कार्नी कौन से देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? यस, वेरी गुड, अगर आपने आंसर इसका दिया है बी तो सही है, आप कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं मार्क कानी। शाश्वत मिथिला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मिथिला, बिहार। चलिए, शाश्वत मिथिला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर में किया गया, दरभंगा में करना किया गया या फिर पटना में किया गया? कहाँ पर शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? वेयर वाज द शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 हेल्ड? कहाँ पे हुआ है इसका आयोजन? कंफ्यूज नहीं, नहीं कैसे कंफ्यूज होंगे सर, पहले से ही पढ़ रखा है। गांधीनगर, गुजरात, गांधीनगर में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया था। वेरी गुड, सही आंसर दे रहे हो, सही जा रहे हो। डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन किस पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन विच अवार्ड? नोबेल पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार या फिर रामसर वेटलैंड यूज पुरस्कार? कौन सा है? रामसार वेटलैंड वाइड यूज पुरस्कार उनको मिला है।
वेरी गुड। अगर इसका जवाब भी आपने सी दे दिया है, तो आज को आपको मिल जाती है बहुत बड़ी धनराशि। क्या करिएगा इस धनराशि का? चलिए। हाँ, हाँ। टुडेज़ करंट अफेयर से अपने आज के करंट अफेयर्स पे आ जाते हैं। चलिए आपको फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज के करंट अफेयर्स में हाल ही में मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, देखिए कौन से देश का? मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ए की ऑफ द इंडियन ओशन। देखिए कितना लंबा चौड़ा नाम है। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? के तो वो बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन सम्मान प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय है। घोषणा करने वाले मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन से देश के? मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम। ये नवीन चंद्र राम गुलाम, ये भी क्वेश्चन हमारे भारत के एग्जामिनेशन में कई बार आ चुका है, क्योंकि मॉरिशस हमारे देश से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, व्यापार से, वाणिज्य से, पर्यटन से, बहुत सारी चीजों से हमारे देश से रिलेटेड है। तो मॉरिशस के अगर कोई प्रधानमंत्री बदल जाता है, तो भारत की एग्जामिनेशन में कई बार इनका नाम आता है। नवीन चंद्र राम गुलाम, नाम कितना मस्त है, नवीन चंद्र राम गुलाम। पीएम मोदी को दिया गया 21वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। पीएम मोदी ने कितवां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है ये जीता हुआ? 21वां है, 21st। इससे पहले 20 बार पीएम मोदी को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। घोषणा का अवसर भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में मॉरिशस के पीएम ने इसकी घोषणा की है। तो याद रहे इतना लंबा चौड़ा वार। एयरटेल ने भारत में हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए कौन सी कंपनी के साथ समझौता किया है? किस कंपनी के साथ? ये चेहरा नहीं भूल पाओगे। ये चेहरा याद आता है क्या? ओके, तो इस कंपनी ने अपने भारत में तो इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए शोरूम करना शुरू कर दिया है। तो एयरटेल ने हाई स्पीड इंटरनेट सेवाओं देने के लिए किसके साथ, कौन सी कंपनी के साथ क्या किया है? समझौता किया है। एयरटेल ने किया है, किसके साथ किया है? तो वो है कंपनी स्पेसएक्स स्टारलिंक नाम की कंपनी। कौन सी? स्पेसएक्स स्टारलिंक नाम की कंपनी है। स्पेसएक्स स्टारलिंक कंपनी। भारतीय दूरसंचार कंपनी एयरटेल ने एलन मस्क की, किसकी? एलन मस्क, ये नाम आप सबको याद होगा, सारी दुनिया को याद है। एलन मस्क कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है, बहुत बड़ी नामी गिरामी हस्ती है। एलन मस्क की स्पेसएक्स के बीच समझौता हुआ है। एयरटेल और एलन मस्क की स्पेसएक्स के बीच समझौता। समझौता भारत में स्टारलिंक सेवाएं बेचने के लिए, कौन सी सेवाएं? स्टारलिंक सेवाएं बेचने के लिए है, जो सरकार से प्राधिकरण मिलने पर निर्भर है। अब इसकी परमिशन कौन देगा? प्राधिकरण सरकार देंगे, ठीक है। तो ये क्या है? स्टारलिंक सेवाएं बेचने के लिए। ये जो है ना स्पेसएक्स, स्पेसएक्स के खुद के सैटेलाइट्स आसमान में घूम रहे हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक, और वो इससे क्या करते हैं, सारी दुनिया में इंटरनेट की सेवाएं देते हैं। तो एयरटेल ने इन्हीं के साथ समझौता किया हुआ है। ये एयरटेल का साइन और स्टारलिंक का एक्स याद रखे, आप समझ जाएंगे, याद रहने वाला है। एयरटेल व्यावसायिक ग्राहकों के लिए स्टारलिंक सेवाएं प्रदान करेगा। कौन सी स्टारलिंक सेवाएं? याद रखिए, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजना है। स्कूलों में, स्वास्थ्य केंद्रों में और ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी इससे बढ़ने वाली है। एयरटेल नेटवर्क के विस्तार और सुधार में स्टारलिंक की भूमिका का आकलन किया जाएगा। स्टारलिंक की क्या विशेषता है? देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, चलिए देखिए, दुनिया भर में हाई स्पीड, कम विलंबता वाला इंटरनेट स्टारलिंक प्रदान करता है। दुनिया भर में इससे खतरनाक स्पीड किसी की नहीं है। लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रहों के माध्यम से संचालित होता है। मैंने कहा ना कि स्टारलिंक के खुद के उपग्रह है, सैटेलाइट्स है, तो ये उसके लो अर्थ ऑर्बिट वाले उपग्रह है, उसके द्वारा संचालित होता है। ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉलिंग और स्ट्रीमिंग को सुचारू बनाने में यह सक्षम है। खराब नेटवर्क कवरेज वाले इलाकों में मजबूत इंटरनेट सेवा देने के लिए इसका काम आ सकता है, ठीक है। तो जिनमें जहाँ पे खराब जो है, खराब इंटरनेट है, उस जगह पर जहाँ पे कवरेज नहीं है, वहां पे ये स्टारलिंक की सेवाएं काम में आने वाली है। यस विष्णु कुमार जी, जय श्री राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत किस देश का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बन गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको याद करके रख दीजिए, क्योंकि ऐसी चीजें पेपर में बहुत ज्यादा आती है। FDI, फॉरेन डेवलपमेंट, ओके, इन्वेस्टमेंट, FDI। रिसेंटली इंडिया बिकम द लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन विच कंट्री? कौन सी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने वाला भारत लार्जेस्ट इन्वेस्टर बन गया है? तो वो है दुबई। दुबई जैसे देश में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले सबसे बड़े देश बन जाते हो, तो आप हर एग्जामिनेशन में आते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दुबई का, भारत दुबई में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बन गया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर भारत दुबई का, याद रखे।
दुबई का सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन गया है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 2024 में भारत का निवेश कितना था? 3.018 अरब डॉलर था। 3.08 अरब डॉलर। 2023 में भारत का निवेश था 5.89 मिलियन डॉलर था। ठीक है? चलो, भारत की कुल हिस्सेदारी दुबई के कुल एफडीआई का 21.5%। दुबई में जितना एफडीआई आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाकी सारे देश जो करते हैं ना, वो 100 में से 25.1% तो भारत का ही है। ठीक है? तो इंडिया लार्जेस्ट बन गया है दुबई का। कितने अरब डॉलर है? 3.018 अरब डॉलर इतने इन्वेस्ट किए हैं भारत ने। चलो, मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम द्वारा ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एंड ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन सम्मान की घोषणा किस अवसर पर की गई है? हमने थोड़ा सीधा नहीं, टेढ़ा प्रवाल सवाल पूछा है कि किसको मिला है, आपको पता है, लेकिन ये अवसर क्या था? कौन से अवसर पर उनको ये घोषणा पुरस्कार दिया गया? बताइए। आपके सामने ऑप्शंस है। गणतंत्र दिवस समारोह, भारतीय समुद्र तट कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यक्रम, या फिर इनमें से कोई नहीं? थोड़ा सा सोच कर जवाब दीजिए। सोच समझ कर इसका जवाब आपको देना है। चलिए, जल्दी से, फटाफट से, फास्ट। ठीक है? कौन-सा है? ये थोड़ा-सा लॉजिक लगा, ये सबने लॉजिक लगा लिया, बढ़िया लॉजिक है। तो ये समारोह था भारतीय समुद्र तट कार्यक्रम। कौन-सा? भारतीय समुद्र तट कार्यक्रम, इंडियन ओशन प्रोग्राम जो हुआ है, तो इंडियन ओशन प्रोग्राम ने ये पुरस्कार दिया है रविचंद्र रामगुलाम ने भारत के प्रधानमंत्री को। एयरटेल और एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के बीच में किस सेवा के लिए समझौता हुआ है? एयरटेल और स्पेसएक्स के बीच में। ऑप्शन आपके पास है 5G नेटवर्क सेवाओं के लिए, ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं के लिए, या फिर स्टारलिंक सेवाओं की बिक्री के लिए। ऑप्शन आपके पास सी 3 है और आपको जवाब देना है जल्दी से जल्दी। कौन सी सेवाओं के लिए? वेरी गुड। 5G के लिए, ब्रॉडबैंड के लिए, या फिर स्टारलिंक सेवाओं के लिए? कौन सी सेवाओं के लिए एयरटेल एंड एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के बीच में समझौता हुआ है? तो वो समझौता हुआ है, अगर आपने जवाब दिया है स्टारलिंक सेवाएं, तो आपका आंसर सही है। स्टारलिंक सर्विसेज सेल्स के लिए एयरटेल और स्पेसएक्स के बीच में समझौता हुआ है। स्पेसएक्स एलन मस्क की कंपनी, स्पेसएक्स याद रखेंगे। स्टारलिंक की प्रमुख विशेषता क्या है? स्टारलिंक ये जो कंपनी है, उसकी क्या प्रमुख विशेषता है? व्हाट इज द की फीचर ऑफ स्टारलिंक? 15 सेकंड ले लीजिए, 15 सेकंड सोच के जल्दी से जवाब देना है आपको। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ स्टारलिंक? लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह से संचालित होता है। ऑप्शन बी, हाई स्पीड कम विलंबता वाला इंटरनेट प्रदान करता है, या फिर ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉलिंग और स्ट्रीमिंग के लिए सक्षम होता है। क्या होता है स्टारलिंक? क्या है इसकी विशेषता? है ओ, वेरी गुड। अगर आपने 1 2 3 सब के सब सही है, ये वाला आंसर दिया है, तो वेरी नाइस, मुबारक हो, आपका जवाब सही है। उपरोक्त में से एक से अधिक इसके आंसर्स है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। भारत के कौन से क्षेत्र स्टारलिंक सेवाओं के लिए प्राथमिकता में है? भारत के कौन से क्षेत्र है स्टारलिंक सेवाओं के लिए प्राथमिकता में है? स्टारलिंक से किस-किस जगह पे सेवा दी जा सकती है? मेट्रो सिटीज़, ग्रामीण और कमजोर नेटवर्क वाले क्षेत्र, या फिर केवल सरकारी संस्थान, किसको मिलेगा? देखिए, थोड़ा-सा सोच कर जवाब देना है। मेट्रो सिटीज़ है, ग्रामीण और कमजोर नेटवर्क वाले क्षेत्र है, या फिर केवल सरकारी संस्थान है? जहाँ-जहाँ केवल होता है, इसके फंदे में ना पड़ते जाइए। आंसर आपको देना है 15 सेकंड में। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई भी आज कोई भी गलत नहीं कर रहा है, मज़ा आ रहा है, बढ़िया। क्या है वो? ग्रामीण और कमज़ोर नेटवर्क वाले क्षेत्रों में एयरटेल के साथ स्पेसएक्स क्या करेगा? समझौता करेगा और वहाँ पे स्टारलिंक वाली सेवाएँ देगा। कौन-सी सेवाएँ देगा? स्टारलिंक वाली सेवाएँ। 2024 में भारत ने दुबई में कितनी राशि का निवेश किया है? जो दुबई का है ना, भारत दुबई का सबसे बड़ा एफडीआई इन्वेस्टर बन गया है, तो वहाँ पे हमने कितनी राशि इन्वेस्ट की है? How much has India invested in Dubai in 2024? Yes, option A $589 million, ऑप्शन बी 3.018 अरब डॉलर। अरब देखिए, मिलियन अरब का है, अरब है, बिलियन, हाँ, मिलियन अलग है। अरब मतलब बिलियन, 3.018 अरब डॉलर, या फिर 1.5 अरब डॉलर। कितना आपने इन्वेस्ट किया है? आपने मतलब हमने, हमने मतलब इंडिया ने कितना इन्वेस्ट किया है यहाँ पर? वेरी गुड, यहाँ पे इन्वेस्ट किया है 3.018 अरब डॉलर। 3 बिलियन डॉलर्स भी आपकी याद में रह जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 बिलियन डॉलर, ये आंकड़ा कम से कम याद रखें, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसको भूलना नहीं है। ये वाला सवाल एग्ज़ामिनेशन में आएगा मतलब आएगा। इसको याद रखिए, ये वाले सवाल को। चलिए, मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन हैं? प्रधानमंत्री बताइए मॉरिशस के, जिन्होंने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। नवीन चंद्र रामगुलाम, प्रविंद्र जगन्नाथ, और या फिर पॉल बेरेंगर। कौन है मॉरिशस के प्रधानमंत्री?
ऑब्वियसली अगर आपने आंसर दिया है नवीन चंद्र राम गुलाम, तो आप अपनी जगह पर सही है, हम भी अपनी जगह पर सही है और वहाँ नवीन चंद्र राम गुलाम जी भी सही बैठे हैं। राजस्थान के अलवर जिले में, कौन सा जिले में? अलवर जिले में दुग्ध उत्पादन और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने बड़े डेयरी प्लांट की घोषणा की? राजस्थान के अलवर जिले की बात चल रही है, तो ये है भूपेंद्र यादव। तो स्वागत है आपके आज के नए मंत्री, आज के दिन के मंत्री, मंत्री ऑफ द डे श्रीमान भूपेंद्र जी यादव। तो ये कौन है कि हाईटेक डेयरी प्लांट की घोषणा करने वाले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी। स्थान राजस्थान का अलवर जिला। अनुमोदित बजट कितना है? 225 करोड़ रुपया। कितना? 225 करोड़ रुपया इस प्लांट के लिए दिया जाएगा। दुग्ध उत्पादन और व्यापार को बढ़ावा देना इसका कार्य है। किसानों और दुग्ध उत्पादों को सीधा लाभ पहुंचाना इसका उद्देश्य है। ठीक है। डेयरी प्लांट के संभावित लाभ, स्थानीय किसानों और दुग्ध उत्पादों की आय में वृद्धि होगी, है ना? प्लांट अगर हो रहा है तो किस चीज में वृद्धि होने वाली है? आय में वृद्धि होने वाली है। अलवर के लोगों को डेयरी उद्योग से जुड़ी नई तकनीकों की जानकारी मिलेगी। आर्थिक स्थिति सुधारने और रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री से डेयरी के लिए बजट स्वीकृत हो चुका है, 225 करोड़ रुपया। नई डेयरी से स्थानीय स्तर पर दुग्ध उत्पादन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ये समझने वाली बात है। ठीक है। क्या है? केंद्रीय मंत्री कौन है? और ये जो चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये किनका है? ये भजन लाल शर्मा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री। चलिए रिवीजन तो उनका भी हो रहा है। कल हमें गुजरात के मुख्यमंत्री का पता चला था, कल हमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का पता चला है। आज यहाँ देखिए कौन से स्टेट के मुख्यमंत्री का पता चला है? हमें राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का पता चला है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा जी है। चलिए फटाफट से कमेंट में टाइप कर दीजिए, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है। तीन तीन मुख्यमंत्री जो हमारे अगले दो क्लास में, पिछले दो क्लास में और आज की क्लास में हमने देखे हैं, उनसे मुलाकात की है। जीके भी बढ़ रहा है, करंट अफेयर्स का नॉलेज भी बढ़ रहा है। चलिए बता दीजिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तीनों मुख्यमंत्रियों का साथ में नाम। और ये जो स्कीम है इसका यहाँ हाईटेक घोषणा किसने की है? भूपेंद्र जी यादव ने की है। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। सब लोग याद हो गए। मोहन यादव जी है, उसके बाद एमपी के मोहन यादव जी, वेरी नाइस। और गुजरात के कौन है फिर? यस, भजन लाल शर्मा। तो यहाँ हमने राजस्थान के हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आईक्यू एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में सबसे प्रदूषित कौन सा शहर है? शहर पूछा है, भारत में सबसे प्रदूषित। अगर मैंने आज की क्लास में इंपॉर्टेंट चीजें बताई है तो ये इंपॉर्टेंट चीज नंबर 2 है। पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी चीज, ये आईक्यू एयर, ये सुना होगा ना आपने? आईक्यू नाम सुना है इससे पहले कभी? आईक्यू, आईक्यू एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट हर साल आती है और 2024 की रिपोर्ट भी आ चुकी है। और इसमें भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? एग्जामिनेशन में आने वाला मटेरियल है, ये चीज एग्जामिनेशन में आती है। हर पॉइंट के लिए नहीं बोलता हूँ, स्ट्रेस करके बोलता हूँ, जिस पॉइंट को उस पॉइंट पे याद रखना है, ध्यान रखना है। बर्नीहाट मेघालय का शहर है। देखिए आप सोच भी नहीं सकेंगे, बर्नीहाट नाम इसके ऊपर आया है, मेघालय का शहर। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर और राजधानी की ये जो लिस्ट है, तो सबसे प्रदूषित शहर बना है बर्नीहाट। ओके। तो ये बर्निहाट शहर हमारे भारत का है और सबसे प्रदूषित राजधानी है दिल्ली। लगातार शीर्ष स्थान पर रह चुका है ना, सबसे प्रदूषित राजधानी दुनिया की हम करते हैं ना, तो लगातार शीर्ष स्थान पर ये हमेशा रहती है। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 शहर भारत के हैं। दुनिया के कितने? दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहर जो है ना, उनमें से 13 तो अपने भारत की है। चलो कितना बड़ा नंबर मार लिया हमने। भारत की वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग 2024 में भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश है। लो भैया जी, ये भी चौका हमने मार लिया। उधर हम दुनिया की अमीरों की लिस्ट में चौथे नंबर पर है, तो उसके पीछे पीछे ये लोग भी चल रहे हैं, इनका तो अपना अलग ही चल रहा है। भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश है। लो लो और मार लो छक्के और जीत लो कोई क्रिकेट के चैंपियंस ट्रॉफी। ये ट्रॉफी भी आपने जीती है, ये आप नकार नहीं सकते। रोज प्रदूषण होता है, ये लीजिए ट्रॉफी हमारी तरफ से। भारत को कौन सी ट्रॉफी मिली है? भारत को ट्रॉफी मिली है दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश। ओके, 2023 में भारत तीसरे स्थान पर था। चलो कुछ तो प्रगति की है। टॉप 4 सबसे प्रदूषित देश कौन से? CHAD चार्ट के, ये चार्ट अफ्रीका में दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश हमारे ही बाजू में है, ये बांग्लादेश। ठीक है, चार्ट बांग्लादेश। पाकिस्तान ये भी हमारे बाजू में है। और चौथा देश कौन सा है? कांगो, ये भी अफ्रीका में है। देखिए
एशिया और अफ्रीका इन दोनों ने अपने आपस में बाँट लिए हैं 5 नंबर। CHAD चार्ट अफ्रीका में, बांग्लादेश हमारे बाजू में, पाकिस्तान दूसरी बाजू में और फिर कांगो लोकतांत्रिक कांगो रिपब्लिक कहाँ पे है? वो भी अफ्रीका खंड में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। दिल्ली क्या है? भारत की नहीं कहा है हमने, दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी जो पहले भी थी और आज भी बनी हुई है। भारत के कई शहरों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब है। पीएम 2.5 स्तर डब्ल्यूएचओ मानकों से कई गुना अधिक है। ये जो पीएम है ना, पीएम 2.5 इससे क्या समझते हैं आप? व्हाट इज़ पीएम 2.5 बताइए अगर किसी को पाठ याद होगा तो पीएम 2.5 क्या है? पीएम 25 पॉइंट के बारे में जानते हैं आप? पीएम 2 पॉइंट क्या होता है? पीएम होता है यहाँ पे पीएम से प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, ये होता है पार्टिकुलेट मैटर, PARTUCALAT पार्टिकुलेट मैटर, ओके? हवा में प्रदूषण के जो धूल के जो कण होते हैं ना, ये उसका माप है 2.5 साइज़ के 25 साइज़ के जो कण हैं, उसकी मात्रा हमारे देश की वायु में इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि बहुत ज़्यादा खतरे की सीमा से कई गुना आगे चल रही है। हम लोग ऑलरेडी प्रदूषण में जी रहे हैं। याद रखिए भारत दुनिया का 5वें नंबर का प्रदूषित देश है, इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि वह अपना खुद का उपग्रह लॉन्च करेगा। लो भैया जी, इसको भी याद कर लो कि दुनिया के देश उपग्रह लॉन्च करते हैं, ये राज्य है अपना उपग्रह लॉन्च करने जाना है, जा रहा है। देख लीजिए ये इंसान कौन है, पहचान लीजिए। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड दैट दे विल लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट। स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य का कौन-सा है? ओहो! शबाना कुमारी जी ने कह दिया, पहले ही कह दिया सर असम है। ओके? था तुक्का ना मारिए, देख लीजिए असम। असम सरकार का अपना उपग्रह असम सैट, कौन-सा सैट? असम सैट। असम बनेगा पहला राज्य जिसके पास होगा अपना खुद का उपग्रह। घोषणा असम के वित्त मंत्री अजंता नियोग ने, कौन-सा नियोग? अजंता नियोग, वो असम के वित्त मंत्री इन्होंने इस राज्य में बजट में इसकी घोषणा की है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, लो जी भैया मुख्यमंत्रियों की तो लड़ी लग चुकी है, जड़ी है। कल राजस्थान के सॉरी मध्य प्रदेश के, गुजरात के, राजस्थान के और ये रहे असम के मुख्यमंत्री कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा। हिमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री है। उन्होंने दावा किया कि असम देश का पहला राज्य होगा जिसका अपना उपग्रह होने वाला है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो है असम के मुख्यमंत्री, 4 मुख्यमंत्रियों की लिस्ट अपने पास है। चलिए हमसे अमीर तो कोई नहीं होगा इस दुनिया में। उपग्रह असम सेट की आवश्यकता और क्या उद्देश्य है? सीमा पर निगरानी करेंगे भैया। विदेशी घुसपैठियों की पहचान करने में ये मदद करेगा। बाढ़ का पूर्वानुमान देगा। आपको अगर पता है कि असम की नॉर्थ ईस्ट की जो अपने स्टेट्स है उसमें से असम जो है, असम की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की समस्या है, तो ये बाढ़ का पूर्वानुमान कर देगा, सबसे पहले ही बता देगा कि घर से निकल जाइए, ऊपर चढ़ जाइए, बाढ़ आने वाली है। हर साल आने वाली बाढ़ की पूर्व सूचना देगा। मौसम का पूर्वानुमान देगा, सटीक मौसम संबंधी रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा और कृषि सहायता किसानों को जलवायु और खेती से जुड़ी जानकारी देने में मदद करेगा। सामाजिक आर्थिक डेटा का संग्रहण करेगा, सरकारी परियोजनाओं की निगरानी करेगा और डेटा एकत्र करने में वो सहायक होगा। तो याद रखिए असम राज्य होगा जिसका अपना पहला ये होगा और इसमें किसकी भागीदारी है? इसरो की सहायता से ये निर्माण होगा। इसरो क्या होता है? इसरो चलिए डाल दीजिए। इसरो का लॉन्ग फॉर्म डाल दीजिए फटाफट से कमेंट में डाल दीजिए व्हाट इज़ इसरो? व्हाट इज़ इसरो? ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कह दिया हमने, आपने टाइप करना है। तो ये इसरो की सहायता से असम सेट का विकास किया जाएगा। ये उपग्रह असम सरकार को निरंतर और विश्वसनीय डेटा प्रदान करेगा। क्या होता है इसरो? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। अगर इसरो नहीं है तो घसरो। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वी नारायण। ये सवाल भी कई बार पूछा जा चुका है और हमेशा पूछते रहते हैं कि इसरो जो हमारी भारत की इतनी सबसे बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? हमें पता हमेशा रहना चाहिए। डॉक्टर वी नारायण इसरो के अध्यक्ष है। पदभार ग्रहण 14 जनवरी 2025 को ये अध्यक्ष बने, अभी-अभी बने। याद कर लीजिए, सोच लीजिए, जो इंसान जनवरी 2025 में इसरो का अध्यक्ष बना है, वो पक्का आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में आकर बैठ जाएगा। कौन है? वो पदभार यस डॉक्टर वी नारायणन। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, पहले इससे पहले नारायण इनसे पहले कौन थे? डॉक्टर एस सोमनाथ थे। फाउंडेशन इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969
1969 1969 महात्मा गांधी जी के जन्म के लगभग 100 साल बाद फाउंडर कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन है, इतना बेसिक डेटा है, भारत के हर नागरिक को ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पढ़ाई करने वाले, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई करने वाले हर स्टूडेंट के पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये जो है ना फाउंडर विक्रम साराभाई, वेरी आईएमपी, याद रख लीजिए विक्रम साराभाई को। इसरो की स्थापना करने वाले कौन है? ये सवाल आज तक कई एग्जामिनेशन में, इंटरव्यूज में पूछा जा चुका है। इसरो के फाउंडर कौन है? किसने उसकी स्थापना की थी? दैट वाज डॉक्टर विक्रम साराभाई। याद रहेगा? चलो बिल्कुल रखना ही पड़ेगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे? हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, कर्नाटका स्टेट में इसरो का मुख्यालय है। डॉक्टर वी नारायण इसरो के अध्यक्ष है, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। डॉक्टर विक्रम साराभाई और 1969 साल याद रखना। याद तो सीधे ही रह जाएगा, ये 69 कैसे याद रहेगा? 1869 को याद रहे रख लेना। 1869 क्यों याद रहेगा? 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर 1869। क्या आपने 2 अक्टूबर वाली मूवी देखी है? दृश्यम। ओके, 2 अक्टूबर को गए, प्रवचन सुने और 3 अक्टूबर को लौट आए। चलिए, अलवर प्लांट। अलवर में डेयरी प्लांट की स्थापना के लिए कितनी राशि का बजट शुरू हुआ है? राजस्थान के अलवर में जो डेयरी प्लांट की राशि है वो कितनी स्वीकृत की गई है? 150 करोड़, 200 करोड़ या फिर 225 करोड़? चलिए 15 सेकंड है आपके पास वो, लेकिन जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। डेयरी प्लांट जो अलवर का है, कितनी राशि उसमें लगने वाली है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस यस यस, आयुष पांडे जी लिखते हैं 225 करोड़। अगर आपने 225 करोड़ ये जवाब दिया है तो होली मुबारक हो आपको और सबको भी। डोंट अलवर में डेयरी प्लांट से किसे सबसे अधिक लाभ होने वाला है? अलवर में जो राजस्थान के अलवर में जो डेयरी प्लांट होगा उसमें किसको सबसे अधिक लाभ होने वाला है? बड़े व्यापारिक समूहों को होगा, किसान, स्थानीय किसान और दुग्ध उत्पादों को होगा, या फिर विदेशी निवेशकों को होगा? किसको सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है? पढ़ाई करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा लाभ होगा। किसको? स्थानीय किसान और दुग्ध उत्पादक लोगों को सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है। स्थानीय किसान और दुग्ध उत्पादक लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्यू एक्यू एयर रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है, जो कई सालों से बनी हुई है? दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? काठमांडू है, बीजिंग है या दिल्ली है? हमारी दिल्ली, अपनी दिल्ली। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कई सालों से अभी भी बनी हुई है। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी। भारत कितवें नंबर का है? भारत, चलिए, हाँ, भारत कौन से नंबर पे है दुनिया का सबसे प्रदूषित देश? यस। असम सरकार द्वारा घोषित असम सैट उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीमा सुरक्षा बढ़ाना, कृषि क्षेत्र में सुधार करना या फिर मौसम का पूर्वानुमान देना? सीमा की सुरक्षा, कृषि क्षेत्र में सुधार या फिर मौसम का पूर्वानुमान देना? ओहो, डी, इसका आंसर आपने डी लिख लिया। अगर लिख लिया है डी तो सही है, क्योंकि सीमा की सुरक्षा भी बढ़ानी है, कृषि क्षेत्र में सुधार भी बढ़ाना है और मौसम का पूर्वानुमान भी देना है। पूर्वानुमान, यस, प्रोवाइडिंग वेदर फोरकास्टिंग इज आल्सो देयर। और भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश है। इसका भी ऑप्शन है, आंसर कमेंट में डाल दिया है। ठीक है, चलो। एक्यू एयर रिपोर्ट 2024 में भारत दुनिया में, अरे भारत दुनिया में कितने स्थान पर सबसे, ये क्वेश्चन भी था, मुझे याद नहीं था। तो एक्यू रिपोर्ट में, एक्यू ये सॉरी आईक्यू, ये जो आईक्यू है ना, ये आईक्यू वर्ड याद रखना। आईक्यू एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत दुनिया का कितवें नंबर का सबसे प्रदूषित देश बन गया है? और ये है, हमने लगा दिया चौका, नहीं छक्का नहीं, पंजा लगा दिया। पंजा जैसे मोहम्मद शमी ने पंजा खोला था न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो ये भी वैसे ही 5वां देश है हमारा, 5वें नंबर का। 2025 तक इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? चलिए, 2025 तक इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? चलो, एज ऑफ 2025 तक नहीं, जनवरी 2025, हाँ, जनवरी 2025 से, ठीक है। हाँ, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कौन है? डॉक्टर के सिवान? नहीं, ये सर पहले थे। डॉक्टर एस सोमनाथन? नहीं, ये भी पहले ही थे। डॉक्टर वी नारायण, ये है क्या? यस, डॉक्टर वी नारायण इसरो के वर्तमान अध्यक्ष बने हुए हैं, डॉक्टर वी नारायणन। ओके, नेक्स्ट, आगे बढ़ना है, बढ़ते रहना है, यशस्वी होना है, नौकरी पाना है। त्रिपुरा सरकार ने राज्य की बालिकाओं के लिए कौन सी 2 नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है? विच टू वेलफेयर स्कीम्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय त्रिपुरा गवर्नमेंट फॉर स्टेट्स गर्ल्स? स्टेट की कन्याओं के लिए, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। तो मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना, ये 2 योजनाएं मुख्यमंत्री
ने की है और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री सीएम मानिक साहा लो 5वें मुख्यमंत्री। आज की हमारी क्लास में है ना, आज की हमारी क्लास में केंद्रीय मंत्री कम और आज मुख्यमंत्री ज्यादा है, राज्यों के मुख्यमंत्री। तो ये कौन है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है मानिक साहा जी। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना में क्या होगा? लक्षित लाभ, गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल के नीचे जन्मी बालिकाएं इस योजना की क्या होगी? लाभार्थी होगी। राज्य सरकार बालिका के नाम पर 50,000 का बॉन्ड जमा करेगी। बालिका समृद्धि योजना में राज्य सरकार क्या करेगी? बालिका के नाम पर 50,000 50,000 का बॉन्ड जमा करेगी। जब बालिका 18 वर्ष की हो जाएगी तब उसे यह बॉन्ड सौंपा जाएगा कि सरकार के अनुसार 18 वर्ष की आयु तक इस बॉन्ड का अनुमानित मूल्य 10 लाख हो जाएगा। बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। तो ये जो 50,000 जिसके नाम से जमा किए गए हैं वो 18 साल की हो जाने तक कितने हो जाएंगे? 50 नहीं, 10 लाख हो जाएंगे। 10 लाख कितने हो जाएंगे? 10 लाख हो जाएंगे। 50,000 जमा करेंगे, उसके 10 लाख बन जाएंगे। लेकिन कौन सी होगी? बीपीएल रेखा के नीचे जन्मी बालिकाएं इस योजना में होंगी, बालिका समृद्धि योजना। अब दूसरी जो है कन्या आत्मनिर्भर योजना क्या है? ये कौन सी थी? बालिका समृद्धि योजना थी, ये वाली बालिकाओं को समृद्ध कराना था। दूसरी योजना क्या है? कन्या आत्मनिर्भर योजना। लक्षित लाभार्थी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाली कौन सी छात्रा है? मेधावी छात्रा है। कौन सी छात्रा है? व्हाट इज मेधावी? मेधावी क्या होता है? मेधावी मैं भी बचपन में सोचता था ये मेधावी होता क्या है? मेधावी का लॉन्ग फॉर्म पता है आप में से किसी को? मेधावी का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? मेधावी मेरिट धारक। लो, मेधावी क्या कहते हैं? मे मतलब मेरिट, धा मतलब धारक, मेरिट धारक विद्यार्थी। मेधावी विद्यार्थी क्या है? मेरिट धारक विद्यार्थी, है ना? मेधावी मेरिट धारक विद्यार्थी, यहाँ से हमने ले लिया। देखिए, मे से ले लिया है, मे से ले लिया मेरिट, धा से लिया धारक और वी से विद्यार्थी। मेधावी मेरिट धारक विद्यार्थी होते हैं, आपको पहले से ही पता था, मुझे पता है। परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने वाली 140 मेरिट धारक विद्यार्थियों को क्या मिलेगा? मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। स्कूटी, टू व्हीलर। क्या मिलेगा? स्कूटी मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है? स्कूटी मिलने वाली है। स्कूटी का चित्र पता नहीं हम बना पाएंगे या नहीं। ये लो स्कूटी, ला स्कूटी मिल जाएगी। मेरिट धारक विद्यार्थियों को कितने? 140 मेरिट धारक विद्यार्थियों को, छात्राओं को, छात्राओं को, विद्यार्थियों को नहीं, छात्राओं को स्कूटी मिलने वाली है। सरकार छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना को लागू कर रही है। उद्देश्य गरीब परिवारों की बालिकाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, बालिकाओं की शिक्षा और भविष्य को सुरक्षित करना, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना। कौन सी शिक्षा को? उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। स्कूटी मिलेगी, 140 छात्राओं को मिलेगी। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर कन्या योजना, ओके, मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना, ठीक है, 140। आहार 2025 के 39वें संस्करण में भारत की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की उत्कृष्टता का प्रदर्शन किस संगठन ने किया है? आहार 2025 जो है ये प्रोग्राम हुआ है और उसका 39वां संस्करण हुआ है। उसमें भारत की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य, क्या होता है प्रसंस्कृत खाद्य? प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड मतलब जो हमारा कच्चा फूड होता है उसको प्रोसेस करके कुछ और बनाना, ठीक है। जैसे टोमेटो से क्या बना? टोमेटो से जब हम टोमेटो सॉस बनाते हैं तो टोमेटो हमारी सब्जी हो गई। ये टोमेटो क्या है? टोमेटो सब्जी हो गई। लेकिन टोमेटो से अगर बनाते हैं सॉस तो वो क्या हो जाता है? प्रोसेस्ड फूड बन जाता है। ये टोमेटो से अगर सॉस बना लिया हमने तो टोमेटो सॉस जो है प्रोसेस, टोमेटो को प्रोसेस करके हमने टोमेटो सॉस बनाई, ये दैट इज प्रोसेस्ड फूड। तो प्रोसेस्ड फूड को प्रदर्शित किसने किया है? कौन से संगठन ने किया है? तो वो है एपेडा, APEDA, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। एपेडा ने इसका क्या किया है? प्रदर्शन किया है। तो आयोजन आहार 2025 का 39वां संस्करण भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। और आयोजक कौन है? भारत व्यापार संगठन संवर्धन संगठन, ITPO, ओके, ITPO। उद्देश्य भारत की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को वैश्विक उत्कृष्टता प्रदान करना, ठीक है। तो याद रहे प्रोसेस्ड फूड, प्रसंस्कृत खाद्य। हिंदी से अच्छा इंग्लिश में देखिए प्रसंस्कृत फूड नहीं भैया, प्रोसेस्ड फूड ही बोलिए, वो ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। ITPO इसके आयोजक है। अपेडा की भागीदारी और प्रदर्शनी 95 प्रदर्शकों की भागीदारी इसमें रही। किसान उत्पादक संगठन संगठन FPO, किसान उत्पादक कंपनियां FPCs,
और उद्यमी और विनिर्माण कंपनियां, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, मतलब किसान उत्पादकों का संगठन भी इसमें शामिल था। किसान उत्पादकों की कंपनियां भी इसमें शामिल थी, और उद्यमी मतलब बिजनेसमैन, और विनिर्माण कंपनियां मतलब विनिर्माण कंपनियां मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी। तो कितने थी इसमें? 95, 95। लैटविन मैकविन का नंबर है। अपेडा का मिशन और योगदान क्या है? अपेडा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जो है, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। भारत से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देगा। वैधानिक क्या है सर? ओके, वैधानिक देखिए, दो तीन चीजें होती है। ओके, जिस चीज का संविधान, भारत का संविधान पता है, जिस चीज का हमारे भारत के संविधान में उल्लेख है और संविधान के तहत कोई अगर संस्था निर्मित की जाती है तो उसको संवैधानिक कहा जाएगा, संविधान से निर्मित है। और जिसके लिए कानून बनाया जाता है, विधान बना जाता है, विधि बनाई जाती है, कानून के तहत अगर कोई संगठन तैयार होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको वैधानिक संगठन कहेंगे। ठीक है। भारतीय बैंक संघ आईबीए के नए मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए? चलिए, अतुल कुमार गोयल जी, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। भारतीय बैंक संघ के ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि अतुल कुमार गोयल नए मुख्य कार्यकारी बनेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव बनेंगे। बैंकिंग क्षेत्र में 30 से ज्यादा वर्षों का अनुभव उनके साथ है। बैंकिंग उद्योग में परिवर्तन और विकास का ये नेतृत्व करेंगे। तो आईबीए के नए सीई कौन बने हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव कौन बने हैं? अतुल कुमार गोयल जी। भारतीय बैंक संघ क्या है? आईबीए भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का प्रमुख संगठन है। आईबीए याद रखे, आईबीए, आईबीए भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का प्रमुख संगठन है, जो आरबीआई और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ नीतिगत समन्वयन करता है। आरबीआई और वित्त मंत्रालय के साथ मिलजुल कर काम करता है। ओके, डिजिटल बैंकिंग और तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देता है, वित्तीय स्थिरता और बैंकिंग सुधारों को लागू करता है आईबीए, और धोखाधड़ी को रोकना और साइबर सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, ये इनका काम है। आईबीए कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बहुत ही बढ़िया संस्था है, आरबीआई और वित्त मंत्रालय के साथ काम करती है। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना के तहत सरकार कितनी राशि फिक्स्ड डिपॉजिट करना चाहती है? क्या करिएगा ये धनराशि का? चलिए, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना के तहत सरकार कितनी राशि फिक्स डिपॉजिट करना चाहती है? 25,000, 50,000 या फिर 75,000? बताइए इसका जवाब क्या होगा? वेरी नाइस, आपने दिया है जवाब 50,000। मुबारक हो, आप जीत गए हैं 50,000। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना के तहत कितनी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी प्रदान की जाएगी? मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना के तहत कितनी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी प्रदान की जाएगी? कितनी? 100, 200, 300, 400, 500 या 140? कितनी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी? 140 अगर आपने जवाब दिया है तो हाँ, आप सही है। 140 मेरिट धारक छात्राओं को मुफ्त में स्कूटी दी जाएगी। अगला सवाल, आहार 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? वेयर वॉज आहार 2025 ऑर्गेनाइज? ऑप्शन ए प्रगति मैदान, ऑप्शन बी भारत मंडपम, ऑप्शन बी विज्ञान भवन। सारे के सारे नई दिल्ली के हैं, लेकिन आपको बताना है कि नई दिल्ली में कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। आहार 2025 का सेकंड्स लगेंगे 15, तो चाहिए तो ले लीजिए 15 सेकंड में, लेकिन आपको इस सवाल का जवाब दे देना है। आहार 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? वेरी नाइस, 15 सेकंड खत्म करने वाले हैं हम आपके। 15 सेकंड हो जाते हैं खत्म। और अगर आपने इसका जवाब दिया है, कौन सा है जवाब? भारत मंडपम, भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, आईबीए किन संस्थानों के साथ नीतिगत समन्वय करता है? भारतीय रिजर्व बैंक के साथ, वाणिज्य मंत्रालय के साथ, वित्त मंत्रालय के साथ, या उपरोक्त में से एक से अधिक? आईबीए किन किन संस्थाओं के साथ समन्वयन के साथ काम करता है? ओके, जल्दी से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। भारतीय रिजर्व बैंक है, वित्त मंत्रालय है, या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है? तो यस, एक से अधिक। यस, भारतीय आरबीए के साथ भी काम करता है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मतलब वित्त मंत्रालय के साथ भी काम करता है। तो इसलिए इसका जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द अबव। ओके, डी, वेरी गुड। अरे नहीं, नाम भी नहीं पढ़ पाया मैं। चलिए, भारतीय बैंक संघ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? बताइए, ये नई चीज है आपके लिए। भारतीय बैंक संघ, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, आईबीए, आईबीए, आईबीए का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? आईबीए नई दिल्ली में है, मुंबई में है, या फिर कोलकाता में? कहाँ हो सकता है?
थोड़ा-सा गेस कर दीजिए, कर लीजिए। आईबीए क्वेश्चन पे है हम अभी जो क्वेश्चन है आईबीए का मुख्यालय हेडक्वार्टर्स कहाँ पे होगा? गेस तो सब लोग दिल्ली कर रहे हैं। थोड़ा-सा सोच कर देखिए, दिल्ली में इसका मुख्यालय नहीं है। आईबीए का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। याद रखिए थोड़ा-सा आज के लिए बूमरैंग वाला क्वेश्चन था। आईबीए का मुख्यालय दिल्ली में है। नेक्स्ट वाला सॉरी दिल्ली नहीं मुंबई में है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हाँ, आईबीए किसके अंतर्गत आता है? बताइए आईबीए किसके अंतर्गत आता है? आईबीए किसके अंतर्गत हुँ, आईबीए किसके अंतर्गत आता है? वेरी गुड अगर आपने सही जवाब दिया है तो सही होगा, अगर सही नहीं दिया है तो सही होगा। किसके मंत्रालय आता है आईबीए? वेरी नाइस आईबीए आता है वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आईबीए काम करता है। नेक्स्ट डिजिटल एड्रेस कोड ये भी इंपॉर्टेंट है। डिजिटल एड्रेस कोड का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ डिजिटल एड्रेस कोड इनिशिएटिव? डिजिटल एड्रेस कोड ये जो पहल है इसका मुख्य उद्देश्य आपको बताना था। भारत में एक मानकीकृत कौन सा स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत जियो एडेड एड्रेसिंग सिस्टम स्थापित करना क्या है? जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम स्थापित करना ये क्या है इसका उद्देश्य है। अब इस पहल का उद्देश्य देखिए भारत में एक मानकीकृत मतलब स्टैंडर्डाइज्ड जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम बनाना, एड्रेस एज ए सर्विस स्थापित करना क्या है? एड्रेस एज ए सर्विस एएएएस स्थापित करना जिससे नागरिक केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी हो सके। कौन सी देखिए डिलीवरी हो सके लेकिन किसकी? नागरिक केंद्रित सेवाएं, नागरिक केंद्रित जिसके केंद्र में कौन होगा? नागरिक। तो नागरिक केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी हो सके। डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को सार्वजनिक और निजी सेवाओं के लिए अधिक सुलभ और कुशल बनाना इसका क्या है? इस पहल का उद्देश्य है। डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को सार्वजनिक और निजी सेवाओं के लिए अधिक सुलभ और कुशल बनाना है। तो याद रखेंगे क्या है? डिजिटल एड्रेस कोड पहल। कौन सी को पहल? डिजिटल एड्रेस कोड। ये याद रखना है। डाक विभाग और आईआईएससी बेंगलुरु के बीच में इसके लिए समझौता हुआ है। डाक विभाग भारत का और आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये है। आईआईएससी एससी मतलब साइंस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और डाक विभाग इनके बीच में समझौता हुआ है। फाउंडेशन फॉर साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट एफएसआईडी और भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी बेंगलुरु ये जो दो संस्थान इसमें लिप्त है। डिजिटल एड्रेस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर डिजाइन करना, ठीक है? डिजिटल एड्रेस डेटा को निर्माण, साझाकरण और उपभोक्ता के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव लाना। चलिए ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो याद रखिए। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम योजना किस मंत्रालय के तहत लागू की जा रही है? देखिए, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध जो है, उनकी रोकथाम करनी है, सीसीपीडब्ल्यूसी ये जो योजना है, कौन से मंत्रालय के तहत लागू की जाने वाली है? तो ये है गृह मंत्रालय। जहाँ भी सुरक्षा का मुद्दा आता है, तो सुरक्षा गृह मंत्रालय से क्या होती है? जुड़ी होती है। याद रखिए, पूरी भारत की सुरक्षा का जिम्मा कौन-सा मंत्रालय सँभालता है? गृह मंत्रालय सँभालता है। राज्य का अपना गृह मंत्रालय होता है और केंद्र का अपना गृह मंत्रालय होता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? सीसीपीडब्ल्यूसी का महिला और बच्चों के खिलाफ जो साइबर अपराध होते हैं, उनके उनको क्या करना है? रोकना है। राज्यों यूटीज़ को साइबर फोरेंसिक और प्रशिक्षण सुविधाओं से सशक्त बनाना है। क्या है? साइबर फोरेंसिक और प्रशिक्षण सुविधा इनसे क्या करना है? सशक्त बनाना है। जाँच और अभियोजना प्रणाली को मजबूत करना है। कौन-सी प्रणाली? जाँच और अभियोजना प्रणाली। ओके? तो कौन-सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री। 2025 में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एशिया के पूछा है, दुनिया के नहीं। 2025 में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? जीके टाइप क्वेश्चन में छोटी-सी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। हू इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया? ये इतने लंबी चौड़ी आपके सामने लिस्ट है, लेकिन इसमें से कौन है? देख लेते हैं। तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति है मुकेश अंबानी, ये 2025 की बात है। मुकेश जी अंबानी 86.9 बिलियन डॉलर्स है, डॉलर्स। या देखिए ये आप देख रहे होंगे रुपए में नहीं बता रहे, डॉलर्स में बता रहे हैं। इनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। दूरसंचार क्षेत्र में, खुदरा क्षेत्र में और ऊर्जा क्षेत्र में ये काम करते हैं।
वैश्विक रैंक दुनिया में नंबर इनका कितना है? दुनिया में इनका नंबर है 18वां। भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक के प्रमुख हैं। एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं मुकेश अंबानी जी। दुनिया में नंबर है इनका 18, कोहली का नंबर है ना 18। ओके, तो एशिया के टॉप 5 है मुकेश अंबानी, ज़ोंग शानशान, गौतम अडानी तीसरे नंबर पर है, मा हुता हुआतेंग चौथे नंबर पर और झांग जिमिंग, नाम भी पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है। तो भारत के 2 इंसान हैं, मुकेश अंबानी फर्स्ट है, गौतम अडानी थर्ड है और विश्व में इनका रैंक 18वां है। तो मुकेश अडानी जी का कितना है? सॉरी गौतम अडानी का 27वां है, 27th। ओके, चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र एनसीएफई, राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र ने किस उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी वित्तीय साक्षरता अभियान शुरू किया? राष्ट्रव्यापी वित्तीय साक्षरता अभियान शुरू किया गया है। नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन, ये आरबीआई और राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र ने, क्या है उसका उद्देश्य? वित्तीय जागरूकता और समावेशन को बढ़ावा देना। ओके, वित्तीय जागरूकता और समावेशन को बढ़ावा देंगे। राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा रणनीति के तहत वित्तीय ज्ञान और कौशल को सशक्त बनाएंगे। युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करेंगे। तो याद रहे, बस ये प्रोग्राम है। डिजिटल बैंकिंग, सुरक्षित लेनदेन और वित्तीय नियोजन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। युवा और नागरिकों को लक्षित करते हुए, कौन से? वरिष्ठ नागरिकों को लक्षित करते हुए व्यापक वित्तीय शिक्षा कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं और सरकार की सक्रिय भागीदारी से यह अभियान अधिक प्रभावी होगा। चलो, अंजुम जी ने पता नहीं क्या पूछा है। अंजुम कुमार, अर्जुन कुमार जी क्या पूछा था आपने? ओके, हाँ, ठीक है। डिजिटल एड्रेस कोड इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखिए। डिजिटल एड्रेस कोड पहल में कौन से संस्थान शामिल है? डिजिटल एड्रेस कोड पहल जो है, इसमें कौन से संस्थान शामिल है? बताइए, कौन से संस्थान शामिल होकर ये डिजिटल एड्रेस कोड बना है? जल्दी बताना है आपको। डिजिटल एड्रेस कोड में कौन से संस्थान शामिल है? फटाफट इसका जवाब आ जाना चाहिए। ओके, कौन से संस्था? ए, सबने लिखा है ए। कौन से है? भारतीय डाक विभाग और आईआईसी बेंगलुरु, ये दो संस्थान डिजिटल एड्रेस कोड पहल में शामिल है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से काम खत्म करना है। वैश्विक अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी की रैंकिंग क्या है? वैश्विक अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी की रैंकिंग क्या है? 15 सेकंड में आप इसका जवाब दे दीजिए, नहीं तो 18 सेकंड में भी दे दिया है तो भी चलेगा। 18 सेकंड में अगर आपको इसका जवाब देना है तो दे दीजिए, 18 सेकंड में आप इसका जवाब दे सकते हैं। ओके, 15 18 सेकंड में, चलिए 18 सेकंड आपके हो जाते हैं खत्म। और अगर आपने आंसर दिया है 18 नंबर, तो मुकेश अंबानी की रैंकिंग क्या है? 18 नंबर है। और ये जो 27 आपको दिख रहा है, 27 नंबर, ये 27वां नंबर किसकी रैंकिंग है? 27वां नंबर गौतम अडानी जी, इनकी रैंकिंग है। गौतम अडानी की 27वीं और मुकेश अंबानी की 18वीं। नेक्स्ट, सीसीपीडब्ल्यूसी, महिला और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध, याद रखिए कौन से अपराध है? जनरल वाले अपराध नहीं, इंटरनेट पे होने वाले अपराध, साइबर अपराध, इनको रोकने वाली जो योजना है ना, उसके मुख्य उद्देश्य क्या है? योजना का नाम है सीसीपीडब्ल्यूसी। क्या है? सीसीपीडब्ल्यूसी, महिला और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध की रोकथाम करने वाली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। ऑप्शन ए है महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकना, सीधा दिख रहा है। डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना या साइबर सिक्योरिटी और अवेयरनेस कैंपेन चलाना? बताइए, थोड़ा-सा सोचकर बताइए। ट्रिकी लग सकता है क्वेश्चन, लेकिन इतना ट्रिकी भी नहीं है। बहुत ईज़ी है, डी नहीं लिखना है। हर सवाल का जवाब डी लिखेंगे क्या? नहीं। हर सवाल के लिए डी नहीं है। तो ये क्या है? महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकना इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है। महिला और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोक लेना है, रोकथाम करना है। याद रहे, ये मतलब साइबर अपराध है तो आप क्या हर जगह डी लगाएँगे क्या? नहीं। चलिए, अरे सेशन को लाइक और शेयर करना भूल गए क्या? अगर भूले हैं तो झट से लाइक कर दीजिए, आगे तब तक हम बढ़ लेते हैं। सेशन लाइक्स, या वेरी नाइस। एनएस एनएसएफई, राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा रणनीति अभियान जो है, किन क्षेत्रों पर केंद्रित है? एनएसएफई कैंपेन जो है, किन क्षेत्रों पर केंद्रित है? अब बताइए, इसमें क्या आपको 15 सेकंड लगेंगे इस सवाल का जवाब देने के लिए? डिजिटल बैंकिंग है, सुरक्षित लेन-देन है या फिर वित्तीय नियोजन करना है? इसका, हाँ, इसका थोड़ा-सा सोचकर जवाब दीजिए। राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा रणनीति जो है ना, इसका जो अभियान है, ये किन क्षेत्रों पर आधारित है? वेरी गुड, किन क्षेत्रों पर आधारित है? डिजिटल बैंकिंग पे भी है, सुरक्षित लेन-देन पर भी है और वित्तीय नियोजन, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर आ जाती है, क्योंकि इसमें आप युवाओं को और
बुजुर्ग लोगों को मतलब वृद्धों को शिक्षित करना इसका मेन उद्देश्य है इस योजना का। तो याद रखेंगे उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर आ जाएगा। ओह! आपने तो पहले से ही दे दिया। नाइस। 2025 में एशिया के शीर्ष 3 सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आजकल आने लगे हैं। 2025 में एशिया के शीर्ष 3 सबसे टॉप में 3 व्यक्ति कौन से हैं? या थोड़ा-सा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। अच्छा, इसको आप एकदम ईज़िली पहचान पा रहे हैं, ओके। शीर्ष 3 में कौन-कौन है? 2025 में एशिया के शीर्ष 3 में सबसे अमीर व्यक्ति कौन से हैं? ओके, कौन से हैं? अज़ीम प्रेमजी, जैक मा, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, जोंग शानशान या फिर जोंग शानशान, गौतम अडानी और एलन मस्क। अब यहाँ देखिए, इसमें मुकेश अंबानी नहीं है तो ये नहीं होंगे। अब इसमें मुकेश अंबानी है, इसमें भी मुकेश अंबानी है और गौतम अडानी कितवें नंबर पे थे? गौतम अडानी तीसरे नंबर पे थे। वेरी गुड मतलब मुकेश अंबानी भी होने चाहिए, गौतम अडानी भी होनी चाहिए और जोंग शानशान भी होने चाहिए। तो 3 लोग कौन से हैं? 3 लोग ये जो है मुकेश अंबानी पहला नंबर, गौतम अडानी तीसरा नंबर, जोंग शानशान दूसरा नंबर, अडानी तीसरे नंबर पे है, याद रखना दूसरे नंबर पर नहीं है, ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन 2025 में और 18वीं रैंक मुकेश अंबानी की और गौतम अडानी की कितनी रैंक ये भी चीज़ें याद रखें। मुकेश अंबानी की रैंक 18वीं है और गौतम अडानी की रैंक है 27वीं ये वैश्विक रैंकिंग है। ये लेकिन ये जो क्या देख रहे हैं हम लोग ये एशिया के शीर्ष सबसे अमीर व्यक्ति है। ओके, क्लियर चलिए। राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा रणनीति एनएसएफई किसे लक्षित करती है? हु इज द टारगेट ऑडियंस ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन? फाइनेंशियल एजुकेशन वित्तीय शिक्षा अमीर लोगों को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कोई मशरूती जी लिखते हैं। हाँ हाँ हु इज ओके हाँ चलिए, राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा रणनीति एनएस किसे लक्षित किसको टारगेट करती है? राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा की रणनीति, फाइनेंशियल एजुकेशन की हमारी जो रणनीति है, किसे लक्षित करती है? कौन है टारगेट? टारगेट कौन है इस राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा? ओके, सी, डी भी लिख रहे हो आप लोग? केवल सरकारी कर्मचारी? अरे नहीं, वेरी गुड, कुछ लोग हैं। 18 वर्ष से कम आयु के युवा युवा 18 वर्ष से नीचे और 60 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिक ये इन दोनों को टारगेट करिए अभी-अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही हमने इसका जिक्र किया था राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा रणनीति जो है किसे टारगेट करती है सबसे 18 वर्ष से कम वाले आयु के लोग और 60 वर्ष से अधिक वाली आयु के ज्यादा लोग ये इसे टारगेट है और इसलिए हमारा आंसर बन जाएगा दोनों ए और बी इस टाइप का भी ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है ऐसे भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं चलिए डिजिटल एड्रेस कोड जो पहल है किस प्रमुख प्रणाली की स्थापना के लिए शुरू की गई है डिजिटल एड्रेस कोड पहल क्यों शुरू की गई है द डिजिटल एड्रेस कोड इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च टू एस्टैब्लिश व्हिच मेजर सिस्टम ओके तो एड्रेस एज अ सर्विस वाली सिस्टम भारतीय डिजिटल मैपिंग सिस्टम ऑप्शन सी होगा आपका राष्ट्रीय डिजिटल पते का डेटाबेस आपके समय शुरू होते हैं अब आपका समय शुरू हो चुका है डिजिटल एड्रेस कोड जो पहल है ये किसके लिए हमने शुरू की है? ओके पढ़कर जवाब दे पा रहे हो? ये सेकंड है आपके पास 15 सेकंड में आपका इसको जवाब देना है और आप दे सकते हैं मुझे पता है। तो ये डिजिटल एड्रेस कोड पहल है। क्या है डिजिटल एड्रेस कोड? अरे भइयों डिजिटल एड्रेस कोड ये पहल है, इनिशिएटिव है और क्या स्थापित करने वाले हैं हम लोग? ये सबने इसका सही आंसर दिया है। दिस इज अ सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एड्रेस एज ए सर्विस क्या है? एड्रेस एज ए सर्विस ए 3 एक्के और उसके बाद मेरा वाला एस ठीक है 3 एक्के लिख लीजिए और मेरा वाला एस लिख लीजिए तो एड्रेस एज ए सर्विस इसके लिए डिजिटल एड्रेस कोड नाम की पहल हमने शुरू की है ठीक है तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के कुछ नायाब हीरे, नायाब तोहफे आपके लिए और थैंक यू आपने बड़ी ही शालीनता से, बड़ी ही नम्रता से, बड़ी ही शांत नज़रिए से आज के इस सेशन को देखा, सुना और लाइक भी कर दिया। अगर नहीं कर दिया होगा तो अभी कर दीजिए। सबको हैप्पी होली कहते हुए होली की शुभकामनाएँ देते हुए लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस टाइम, हैप्पी होली।